हेलो एंड नमस्कार सभी जुडिशियल साथियों को। बी प्रिपेयर्ड, तैयार हो जाइए एविडेंस लॉ के तीसरे पार्ट को डील करने के लिए। देखिए, ऐसा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में अभी तक हमने जो समझा है वो कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रोविजन थे, जो बेसिक उसके अंदर की अवधारणा को समझाने का एक प्रयास था। आज उसी से अपन एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। देखो, ऐसा है कि अगर आप ये उम्मीद लगा कर बैठे हो कि मैं सेक्शन 1 पढ़ूंगा, फिर उसके बाद सेक्शन 2 पढ़ूंगा, फिर 3 पढ़ूंगा, फिर 4, 5, 6 ऐसे चलूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एविडेंस लॉ पढ़ने का हमारा जो तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा। ओके, आपका और मेरा जो तरीका होगा वो आज के बाद बदलने वाला है। ठीक है, ये तो मुझे बिल्कुल यकीन है और मैं को आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं ना, डेफिनेटली उससे आप चीजों को भूलोगे तो नहीं टाइम के साथ। पहले कुछ पुरानी बातों को रिकॉल करते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आज तक नहीं हुआ है। सुनिएगा, ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का आज तक ऐसा जजमेंट नहीं हुआ है जिसमें एविडेंस लॉ का जिक्र नहीं हो, सीआरपीसी का जिक्र नहीं हो, ऐसे सिविल जजमेंट बहुत सारे हैं। सीपीसी का जिक्र नहीं हो, ऐसे क्रिमिनल जजमेंट बहुत सारे हैं। सीपीसी और सीआरपीसी दोनों का जिक्र नहीं हो, ऐसे भी सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। बट एविडेंस लॉ ने हर जगह अपना एक रोल प्ले किया है। ठीक है, हम सोचते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जब हाई कोर्ट वगैरह में फाइल की जाती है तो वहाँ एविडेंस का क्या रूल, वहाँ पर भी एविडेंस का नियम है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का सबसे छोटा वाला कोर्ट हो, ये दोनों ही आखिर कहलाते तो कोर्ट ऑफ जस्टिस है। और कोर्ट ऑफ जस्टिस को गवर्न करने के लिए जो कानून बनता है वो इंडियन एविडेंस एक्ट है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लैक्स फोरी लॉ कहा जाता है। तो जब पीआईएल दाखिल की जाती है तो वहां पर भी जो है ना, एविडेंसेस वगैरह को कंसिडर किया जाता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हो, है ना। हाँ, ठीक है कि ऐसे मामलों में दस्तावेजी साक्ष्य ही ज्यादातर होते हैं, ऑरल साक्ष्य न के बराबर होते हैं, या होते भी हैं तो उनके बयान को सिर्फ एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने डायरेक्ट तो कोई गवाह पेश होता नहीं है ना। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें इस बात को कंफर्म करना है कि भैया एविडेंस लॉ तो वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब जो हर चीज में निपुण है, जो हर जगह अपना व्यक्तित्व छोड़ के जाता है, वो होता है वर्सेटाइल व्यक्ति। तो ये एविडेंस लॉ है, वो भी वर्सेटाइल है। तो आज सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूं उस इमेज को जिसके थ्रू हमने एविडेंस लॉ को पढ़ा था। आपको याद हो तो मैंने आपके सामने शुरुआत में स्ट्रक्चर बनाई थी। मैंने कहा था कि सीपीसी सीआरपीसी से जो फैक्ट इन इश्यू आता है वो फैक्ट इन इश्यू दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो वो जिसको साबित करने की आवश्यकता है और एक वो जिसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जिसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है वो हमें कहां दे रखा है, सेक्शन 56 में। और 56 की ही दो ब्रांचेस बनती है, 57 और 58। 56 कहता है कि जो जुडिशियली नोटिशेबल फैक्ट्स होते हैं वो, और जो स्वीकृत एडमिटेड फैक्ट होते हैं उन्हें आपको अलग से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट यहां पर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अब यहां पर मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि आप इस स्टेज पर सीपीसी सीआरपीसी लगभग जानते हो, पढ़ चुके हो। तो ऐसे केसेस के अंदर सीपीसी सीआरपीसी के वो एपिसोड या वो भाग, वो पार्ट जो कि एडमिटेड फैक्ट्स में डील करते हैं या एडमिशन में डील करते हैं, उनके बारे में आपको बताना है, उनके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करनी है, क्योंकि एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू प्रूव ना। अच्छा, ध्यान रखना, एडमिटेड फैक्ट कहिए या कन्फेस्ड फैक्ट कहिए, एडमिटेड फैक्ट या कन्फेस्ड फैक्ट एक ही बात है, क्योंकि जो कन्फेशन होता है ना वो एडमिशन का पार्ट ही होता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ सर, इस सिचुएशन के अंदर मैंने ये अपराध किया, I admit that I have committed that particular kind of offense, it is an confession। और confession जो होती है वो एक तरह का क्या होता है, एडमिशन ही होता है। तो आज के बाद एक तो इस शब्द में किसी तरह का कंफ्यूजन हमें नहीं रखना है। किस शब्द में, कि आपके ये शब्द आ जाता है एडमिशन, एडमिशन स्वीकृति। और स्वीकृति अगर खासकर आपराधिक मामलों में होती है तो स्वीकृति की एक ब्रांच बनती है जिसको कहा जाता है कन्फेशन। कन्फेशन यानी कि संस्वीकृति।
ये एक ब्रांच है। तो जो अदर एडमिशन होते हैं उनके केस में क्या होगा, अदर एडमिशन, अदर एडमिशन। तो इसका मतलब जो अन्य तरह की स्वीकृतियां होती हैं, क्या वो सिर्फ सिविल मामलों में ही लागू होती हैं? क्या वो सिर्फ सिविल मामलों में ही लागू हो सकती हैं? तो ये कहना भी जस्टिफाई नहीं है। ध्यान से समझना, हमारे बेरेक में कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा, ये पॉइंट नहीं आएगा कि ये जो एस्पेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन वाला एस्पेक्ट वो सिर्फ और सिर्फ सीपीसी पर ही लागू हो सकता है। कुछ ऐसे भी तो तथ्य हो सकते हैं जो अपराध के संबंध, अपराध नहीं हुआ एग्जैक्टली, मतलब मैंने ऑफेंस तो कमिट नहीं किया, लेकिन मैं ये स्वीकार करता हूं कि जिस समय अपराध हुआ था उस समय वहां पर था, उसमें वहां पर उपस्थित था। तो ये भी तो एक एडमिट वाला बात आ गया, ये भी तो अपने आप में एडमिटेड वाली बात आ गई ना, इसको भी साबित करने की जरूरत है क्या? मिस्टर एक्स ने 3 लोगों पर ए बी सी पर आरोप लगाए कि उन्होंने रात्रिकालीन गृह भेदन किया, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, जिसको परिभाषित कर रखा है आईपीसी के 445 के अंदर। तो रात्रिकालीन उन्होंने क्या कर दिया है, गृह भेदन किया है, ठीक है, ओके। तो अब उसने ए बी सी पर आरोप लगाया, बी और सी मान लो ये एक्यूज हैं और ये कहते हैं कि हाँ हमने रात्रिकालीन गृह भेदन इनके घर पर किया था। तो ये क्या हो गया, ये अपने आप में कन्फेशन ऑफ गिल्ट हो गया। मिस्टर ए कहता है कि मैं इनके साथ गया तो था, मैं वहां पर घर के बाहर खड़ा था, इसलिए ये तो मैं एडमिट करता हूं कि मैं इनके साथ घर तक गया था मिस्टर एक्स के, लेकिन मैंने गृह भेदन नहीं किया। तो आप घर तक गए हो, इसका मतलब आपने ये फैक्ट तो एडमिट किया है ना। देखो जो विचारण चल रहा है, जो ट्रायल चल रहा है, वो ए बी और सी तीनों के ऊपर चल रहा है, ठीक है। मिस्टर एक्स का ये घर है, ये घर की खिड़की है, ये मकान है, ठीक है। मुझसे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग की उम्मीद ना करें, मेरी ड्राइंग बड़ी भी ख़राब है, ओके। तो अब यहाँ पर नाइट के समय में मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, इन तीनों ने क्या कर रखा है, हाउस ब्रेकिंग की थी, हाउस ब्रेकिंग कर रखी है मिस्टर एक्स के घर पर, ऐसा मिस्टर एक्स का आरोप है, ठीक है। अब यहां पर मिस्टर ए कहता है कि मैं उसके घर तक गया था, यानी कि ये तो मैं एडमिट करता हूं कि बी और सी के साथ में था, लेकिन मैं घर के बाहर तक ही था। बी और सी कहते हैं यस हमने गृह भेदन किया। तो बी और सी ने जो किया है वो तो क्या कहलाएगा, कन्फेशन, वो तो क्या कहलाएगा, इनका जो हिस्सा होगा उसको अपन क्या कहेंगे, कन्फेशन, संस्वीकृति, क्योंकि इन्होंने अपराध करना स्वीकार कर दिया। व्हाट अबाउट ए का मामला अभी तक कन्फेशन में तो कवर नहीं कर सकते, क्योंकि कन्फेशन में तो अपराध स्वीकार करते हो तब कन्फेशन होता है। आपको याद हो तो सेक्शन 164 सीआरपीसी, उसमें 2 तरह के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, एक होता है कन्फेशनल स्टेटमेंट, एक होता है अदर स्टेटमेंट। कुछ याद आ रहा है? सेक्शन 164 वापस पढ़ना इस सेशन के बाद में। मैं कह रहा हूं आपको कि सीपीसी सीआरपीसी का पूरा कनेक्शन है एविडेंस लॉ के साथ में। इसी यही कारण था कि हमने सीपीसी सीआरपीसी को पहले स्टेज पर कवर किया और उसके बाद में जो है हम एविडेंस लॉ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पूरा कनेक्शन जुड़ेगा उससे। तो क्या है कि सीआरपीसी सेक्शन 164 आप जाके पढ़ोगे तो वहां पर 2 तरह के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं, कन्फेशनल भी होते हैं, अदर स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। तो क्या अदर स्टेटमेंट एडमिशन टाइप का नहीं हो सकता? क्या हो सकता है, क्योंकि कानून में कहीं पर भी इस बात के लिए मना नहीं कर रखा है, या कहीं पर इस बात के लिए स्पेसिफिक प्रावधान नहीं बना हुआ है कि एडमिशन सिर्फ सिविल मामलों में होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि कन्फेशन भी एक तरह का एडमिशन ही है, कन्फेशन भी एक तरह का एडमिशन ही है, ठीक है। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि एडमिशन जो है वो सिविल जैसी चीज़ों के अंदर भी हो सकता है, क्रिमिनल जैसी चीज़ों में भी हो सकता है। लेकिन क्रिमिनल वाली चीज़ों के अंदर एडमिशन अगर आप किसी अपराध का करते हो तो फिर उसको हम शब्द देंगे कन्फेशन, संस्वीकृति। क्लियर है? इन शॉर्ट, तो जो अदर एडमिशन है, एक तो हो गया कन्फेशन और अदर एडमिशन, ये सिविल पर भी लागू हो सकते हैं और ये क्रिमिनल पर भी लागू हो सकते हैं। सर हमने तो पढ़ा था एलएलबी के दौरान कि जहाँ पर सवाल आता है कि क्या डिफरेंस है एडमिशन और कन्फेशन के अंदर, स्वीकृति और संस्वीकृति में अंतर क्या है,
तो वहां तो सिर्फ डिफरेंस में ये लिखा होता है कि एडमिशन सिविल केस में लागू होता है और कन्फेशन क्रिमिनल केस में लागू होता है। जनरली बता रखा है, क्या कर रखा है, जनरली उन्होंने इस बात को बता रखा है कि सामान्यतः क्या होता है, जो एडमिशन है वो सिविल केसेस में लागू होता है। ओके, यानी कि अदर स्टेटमेंट के अंदर भी सिर्फ मान लीजिए लगभग 95% केसेस सिविल मामलों में ही होते हैं, 5% केसेस क्रिमिनल के होते हैं। तो 90% के हिसाब से लिखा हुआ है। तो आप अगर एग्जाम में लिखते हो, मान लो मेंस का सवाल आता है एडमिशन और कन्फेशन में क्या डिफरेंस है, तो वहां पर ये पॉइंट लिखा जा सकता है क्या कि एडमिशन सिविल में लागू होता है, कन्फेशन क्रिमिनल में लागू होता है। तो कन्फेशन क्रिमिनल में लागू होता है, इस बात में तो कोई दोहराया नहीं है, लेकिन एडमिशन जो है उसमें आगे लिखना जनरली एप्लीकेबल इन सिविल केसेस, ये सेंटेंस लिखना सामान्यतः सिविल मामलों के अंदर ही लागू होता है। देखो हमें कुछ चीजों को क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको कोई कहता है कि नहीं तुमको तो पता नहीं, तो उससे पूछो कि भाई लिखा हुआ कहाँ है कि एडमिशन सिर्फ और सिर्फ सिविल केस में ही लागू हो सकता है, कहाँ लिखा हुआ है? नहीं मेंशन किया हुआ। आप हद से हद तक इंडियन एविडेंस का एक सेक्शन 23 पढ़ोगे, वहां पर सिविल केसेस की बात लिखी हुई, बट वो भी सिविल केसेस का एक नियम बताता है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई पार्टी इस तरीके से मिलकर एग्रीमेंट कर लेती है कि भाई हमें तो ये फैक्ट कोर्ट में पेश करना नहीं है, हमें ये फैक्ट कोर्ट में पेश करना नहीं है, तो फिर उस केस को बाद में दूसरे के खिलाफ आप साबित नहीं कर सकते, है ना। तो सिविल मामलों के अंदर एक नियम आ रखा है। सेक्शन 31 पढ़ोगे एडमिशन का, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां तो उसके एविडेंशियल नियम के बारे में लिखा हुआ है कि जो एडमिशन है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, निश्चयात्मक सबूत नहीं है, वो तो सिर्फ क्या है, स्टॉपल होता है, विबंध होता है। कहीं पर नहीं मिलेगा ये एस्पेक्ट। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन कर दे और वो अपने आप में एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच टाइप का हो या लार्जर बेंच का हो, इन दैट केस हम ये मान लेंगे कि भाई सिविल मामलों में अंदर ही होगा, लेकिन ऐसा तो कहीं पर हुआ नहीं है। अच्छा देखो, एक ध्यान रखना, कई बार आपके मन में ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर सुप्रीम कोर्ट का ये केस ऐसा आया था, हमेशा देखो कि वो केस रिपोर्टेबल है या नहीं है। कई बार क्या होता है, जजमेंट पढ़ते समय उसके अंदर आता है कि ये केस सिर्फ इसी मामले में लागू होगा, इस सिचुएशन में ही लागू होगा, मतलब उसको एक प्राइवेट केस की तरह जो है नेचर दे दिया जाता है, इफेक्ट दे दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी दो तरह के होते हैं, रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल। रिपोर्टेबल के अंदर भी ध्यान रखना, सामान्यतः वो केस आते हैं जो जिसको लागू किया जा सकता है अदर केसेस में सिमिलर सिचुएशन होने पर, ओके। लेकिन जो नॉन रिपोर्टेबल होते हैं ना, आप उसको उस कैटेगरी में नहीं ले जा सकते। ये फर्क है, अंतर है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा, ओके। खैर, हम एक्चुअली बात किसकी कर रहे थे, बात हम कर रहे थे सेक्शन 58 की। हमारा जो मुद्दा चल रहा था वो ये चल रहा था कि भाई कुछ फैक्ट होते हैं जिनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और 56 में ऐसी दो बातें आती हैं, एक तो 58 आता है और एक 57 भी आता है, जो कहता है कि जुडिशली नोटिशेबल जो फैक्ट होते हैं उनको भी साबित करने की जरूरत नहीं है ना। अब सेक्शन 58 में लिखा हुआ है कि जो चीजें एडमिटेड है, एक बार आइए क्यों ना हम 58 की भाषा ही पढ़ लेते हैं, ताकि हमारा एक काम कुछ हद तक आसान हो जाए। सेक्शन 58, एक चीज मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जितना अच्छे से पढ़ सको ना, उतना अच्छे से एविडेंस लॉ को पढ़ना, क्योंकि एविडेंस लॉ ऐसा है जो अंत तक, जब तक आप सिविल जज की पोस्ट से रिटायर नहीं होंगे ना, तब तक आपके काम आने वाला है। क्लियर है? तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। देखिए क्या लिखा हुआ 58 के अंदर, नो फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग विच द पार्टीज देयर टू और देयर एजेंट एग्री टू एडमिट। देखो, एडमिशन कौन कर सकता है, ये भी अपने आप में एक सवाल बनता है। पार्टीज भी कर सकती है और एजेंट भी कर सकता है। अब आप सोचना, जैसे मैंने कहा ना कि एडमिशन बाय जनरली सिविल केसेस में लागू होता है, तो ये नियम भी उसके अनुसार है, क्योंकि कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का अपराध तो एडमिट कर ही नहीं सकता, अपराध तो एडमिट नहीं कर सकता। यहाँ पर सिविल मामलों के एंगल से बात लिखी हुई है। No fact need to be proved in any proceeding which the parties thereto or their agent agree to admit at the hearing, or which before the hearing, या तो hearing के समय पर या hearing से पहले, they agree to admit by any writing under their hand, or which by any rule of pleading in force at the time they are deemed to have admitted by their pleading। अब देखो, आप सुनवाई से पहले भी एडमिशन कर सकते हो, सुनवाई के दौरान भी एडमिशन कर सकते हो। जब सुनवाई के दौरान एडमिशन किया जाता है सामान्यतः वो वर्बल होता है, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, एडमिटेड बाय एनी राइटिंग। राइटिंग में होना चाहिए एडमिशन,
सिविल मामले का ये जो एडमिशन है कैसा होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। अगर मैं सेक्शन 58 की बात करूँ ना, तब तो ये बात क्लियर है कि सेक्शन 58 सिर्फ सिविल मामलों में लागू हो रहा है। सेक्शन 58 जो है ये कन्फेशन वाले मामलों के अंदर या आपराधिक मामलों में लागू नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? दो बातें आती हैं। पहली बात तो इसमें एक शब्द आया है प्लीडिंग, और प्लीडिंग जो होती है वो आपके सीपीसी के अंदर होती है। ऑर्डर 6 रूल 1 के अंदर ये शब्द अभिकथन प्लीडिंग को परिभाषित कर रखा है, और इसका मतलब होता है वादी की तरफ से, प्लांटिव की तरफ से पेश किया गया प्लेंज, और डिफेंडेंट की तरफ से पेश किया गया रिटन स्टेटमेंट, लिखित कथन। एक तो ये। दूसरा ये इसकी शुरुआत की लाइन में लिखा हुआ कि पार्टीज और देयर एजेंट, तो क्रिमिनल मामलों में कभी भी एजेंट जो है ना वो किसी चीज को एडमिट कर नहीं सकते। एजेंट जो है क्रिमिनल मामलों में, क्या मैं अपने एक मित्र का अपराध एडमिट कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता। अगर करूंगा तो वो एक एज ए विटनेस के रूप में माना जाएगा, और विटनेस एडमिशन नहीं कर सकता। ध्यान रखना, विटनेस जो है वो एडमिट नहीं करता। हमेशा एडमिशन काम आता है पार्टीज का, और सिविल मामला है तो या उनके एजेंट का। एक एस्पेक्ट आएगा हमारे सामने सेक्शन 17 से लगाकर 31, ये जो मैंने आपको रेंज बताई इसको माइंड में सेट कर लो। धारा 17 से लगाकर 31 तक हमें जो चीज दे रखी है, देखो रिलेवेंसी वाला चैप्टर कहां से कहां तक है, सेक्शन 5 से लेकर हमारे पास है 55 तक, 5 से लेकर 55 तक हमारे पास में स्पेसिफिकली जो है आपके रिलेवेंसी वाला पॉइंट आ जाएगा। हालांकि जो मेन बात स्टार्ट होती है वो आपके स्टार्ट कहाँ से होती है, सेक्शन 6 के एस्पेक्ट से स्टार्ट होती है, क्योंकि रिलेवेंसी के जो नियम है वो सेक्शन 6 से आएंगे। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर आपने शुरुआत में रेंज रिकॉल नहीं की तो ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। तो देखो मेरे साथ साथ थोड़ा सा रेंज रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहली बात तो ये आपके सामने आएगी कि जो हमारा चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 बेसिकली किसके बारे में बात करता है, प्रिलिमिनरी पोर्शन के बारे में बात करता है, जिसमें सिर्फ 4 सेक्शन है, 1, 2, 3, 4। इसमें क्या क्या आएगा, ये एक्ट कहाँ कहाँ तक लागू हो रखा है, इस एक्ट के अंदर कुछ इंटरप्रिटेशन वाली जो बातें आ रही है उसके संबंध में। चैप्टर 2 के अंदर रिलेवेंसी के सारे नियम 5 से लेकर 55 तक, 5 से लेकर 55 तक। चैप्टर 3 के अंदर ऐसे फैक्ट जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है, चैप्टर 3, ठीक है। 3 के अंदर 3 सेक्शन आपके सामने हैं। चैप्टर 3 सेक्शन 56, 57, 58, इनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। चैप्टर 4 ऑरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य 59 और 60। फिर उसके बाद में जो चैप्टर 5 आएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 61 से लेकर 98 तक। चैप्टर 5 में डॉक्यूमेंट, 5 में क्या आ गया आपके, डॉक्यूमेंट आ गया, कहां से कहां तक, 61 से लेकर 90A तक। फिर चैप्टर 6 ऑरल एविडेंस को एक्सक्लूड किया जा सकता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के माध्यम से, सेक्शन 91 से लेकर 100 तक। चैप्टर 7 के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 101 से लेकर आपके स्पेशली 114A तक बर्डन ऑफ प्रूफ। 7 में स्टॉपल, यहां पर भी 3 सेक्शन है, 115, 116, 117। फिर उसके बाद चैप्टर 8 कौन विटनेस बन सकता है, वो कैन बी ए विटनेस, वो कैन बी कॉल्ड एज ए विटनेस, 118 से लेकर 134 तक। चैप्टर 8 स्पेसिफिकली, राइट, 9, ये हो गया एस्पेक्ट। उसके बाद में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, स्पेशली सेक्शन आपके 135 से लेकर 166 तक। और लास्ट में स्टॉपल का प्रावधान है, अरे जो आपके एकमात्र सेक्शन है कि अगर आपने गलती से कोई चीज़ एडमिट कर दी है, गलती से कोई चीज़ रिजेक्ट कर दी है, इट्स ओके, इट कैन यू मैनेज। ये रेंज आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर नंबर आप भली बाद में याद करो, रेंज पता कर लो। अगर मैं आपसे पूछूं बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ पर है, तो 101 से लेकर 114A निकलना चाहिए। स्टॉपल कहाँ से, 115 से 117। विटनेस का एग्जामिनेशन कहाँ पर होता है, 135 से लेकर 166, पता होना चाहिए हमें। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था सेक्शन 17 से लगाकर 31 तक, सेक्शन 17 से लगाकर 17 से लगाकर 31 तक। ये जो पूरा एस्पेक्ट है ना, सब रेंज, चैप्टर 5 की भी अलग अलग सब रेंज बनेगी। ये जो 5 से लेकर 55 तक का जो चैप्टर सेकंड है, ये भी अलग अलग भागों में डिवाइड होगा, जिसमें से एक भाग है हमारे पास सेक्शन 17 से लगाकर 31 तक का, 70 से लगाकर 31 तक का। अब देखो 58 की भाषा में अगर मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें
एक एक शब्द हमारे लिए मायने रखता है। तो यहाँ पर 58 की भाषा से एक चीज बड़ी क्लियर हो जाती है कि ये जो 58 है ये तो सिर्फ और सिर्फ किस पर लागू होता है, सिविल मामलों में लागू होता है। एक प्रोविजो दे रखा है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट डिस्कशन रिक्वायर द फैक्ट एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन। लेकिन कोर्ट के पास हमेशा एक पावर रहती है कि एडमिशन के अलावा भी, देखो ये जो प्रोविजो है ना, इसने गली छोड़ दी है। इस प्रोविजो ने एक तरीके से कोर्ट को पावर दे दी है। सामान्य रूल तो ये है कि जो फैक्ट आपने एडमिट कर लिए या आपके एजेंट ने एडमिट कर लिए हियरिंग से पहले या हियरिंग के दौरान राइटिंग के अंदर, उन एडमिटेड फैक्ट्स को वापस प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर कोर्ट को लगे, कोर्ट ऐसा जरूरत लगे, तो वो कह सकता है कि ये जो एडमिटेड फैक्ट है इसको आप किसी अन्य तरीके से प्रूव करो। अन्य तरीका मतलब एडमिशन भी एक तरीका होता है किसी चीज को साबित करने का। तो एडमिटेड फैक्ट के बारे में कोर्ट डिमांड कर सकता है, लेकिन सामान्य रूल क्या है कि एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव। अब यहां पर एक संचय, एक डाउट आपके मस्तिष्क में अवश्य आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो मैं भी डाल देता हूं। सेक्शन 58 में वर्ड आया एडमिटेड, एक दूसरा वर्ड है हमारे पास एडमिशन। तो अभी तो हमने पढ़ा कि एडमिशन के अंदर कन्फेशन इंक्लूड होती है ना, तो और कन्फेशन क्रिमिनल मामलों में लागू होती है। तो एडमिटेड फैक्ट मतलब कन्फेस्ड फैक्ट भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो फिर 58 कैसे हो सकता है कि सिर्फ सिविल मामलों के बारे में बात करें? इसका आंसर बता देता हूँ। क्योंकि इसलिए हो सकता है क्योंकि बेयर एक्ट ही कह रहा है। देखो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नो फैक्ट नीड टू बी एनी प्रोसीडिंग विच, ऐसे फैक्ट, देखो क्लियर क्या हुआ, ऐसे फैक्ट जो पार्टी और उसके एजेंट जो है हियरिंग के दौरान या हियरिंग से पहले अपनी प्लीडिंग के अंदर, रूल ऑफ प्लीडिंग के तहत राइटिंग के अंदर पेश करें, रूल ऑफ प्लीडिंग के तहत। तो उसमें सिर्फ ये वाले एडमिटेड फैक्ट का भी वो हिस्सा जो प्लीडिंग के माध्यम से, तो प्लीडिंग के माध्यम से तो सिविल के अंदर आता है सिर्फ, इसीलिए 58 जो है सिर्फ यहां पर लागू हो सकता है। ठीक है, तो एडमिशन में कन्फेशन शामिल होती है, ये बात सही है, लेकिन 58 कन्फेशन वाले स्टेटमेंट पर लागू नहीं होता है, ये बात भी सही है, क्योंकि 58 की जो भाषा है ना उसको इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है कि ये सिर्फ सिविल मामलों का इफेक्ट दे सकती है। और इसके पीछे मैंने आपको दो लॉजिक बताए हैं। ये कुछ लॉजिक है ना, कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं। कई बार इंटरव्यू के अंदर ये पूछा जाता है कि यार ये 58 जो है एविडेंस एक्ट का, ये क्रिमिनल मामलों पर भी लागू होता है क्या? अब हमारा कॉन्सेप्ट एक बात को याद करता है, अच्छा हाँ पढ़ा तो था एडमिशन के अंदर कन्फेशन शामिल है, कन्फेशन तो क्रिमिनल मामलों के अंदर आती है, क्रिमिनल मामलों के अंदर आती है, इसका मतलब 58 भी है जो क्रिमिनल मामलों पर लागू होगा। नहीं, भाषा को पढ़ो। देखो हमारे पास जो एक चीज है उस एक चीज के भी कई टुकड़े होते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, देखिए एविडेंस जो होता है ना उनको भी एडमिट किया जाता है, एविडेंस जो है उनको भी एडमिट किया जाता है। ठीक है, तो जो एविडेंस को एडमिट करना और जो उसके किसी कथन को एडमिट करना, क्या वन ऑफ द सेम थिंग है? नहीं। आज आपके सामने एक बहुत ही, देखो ध्यान से अगले 5 मिनट तक जो जो बातें बता रहा हूं ना, पूरा कंसंट्रेशन, मैं वापस कह रहा हूं तकनीकी कानून है ये, बड़ी इतना तकनीकी कानून इतना मजेदार है कि समझ में आने के बाद बड़ा रिलैक्स लगेगा। ठीक है, देखो ये वर्ड हमने लिखा, क्या लिखा? एडमिशन, एडमिशन। ठीक, एक होता है एडमिशन ऑफ फैक्ट, एडमिशन ऑफ फैक्ट। ये एडमिशन ऑफ फैक्ट जो है यानी कि तथ्यों की स्वीकृति, तथ्यों की स्वीकृति। ये इंटरव्यू में पूछा गया सवाल भी ध्यान रखना, इसलिए इसको अच्छे से समझना, वरना आंसर नहीं दे पाओगे इंटरव्यू के अंदर। एक तो शब्द क्या हो गया? एडमिशन ऑफ फैक्ट, और एक दूसरा शब्द हो गया एडमिशन ऑफ एविडेंस, एडमिशन ऑफ एविडेंस यानी कि साक्ष्यों की स्वीकृति, साक्ष्यों की स्वीकृति। आपको याद हो तो कल तो हमने एक बात समझी थी कि फैक्ट अलग चीज है और एविडेंस अलग चीज है। ठीक है,
ये हमने कॉन्सेप्ट समझना। आप ये भी ऑब्जर्व करना कि किस तरीके से एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। कल जब हमने इस बात को समझा कि तथ्य फैक्ट अलग चीज है, एविडेंस अलग चीज है। ओके, आप इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, इन दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता। दोनों का जो कॉन्सेप्ट होगा टोटली अलग अलग होता है। अब यहां पर हमें एक बात को समझना पड़ेगा। दो शब्द आए हमारे सामने, एडमिशन ऑफ फैक्ट और दूसरा शब्द है एडमिशन ऑफ एविडेंस। देखो, ये जो एडमिशन ऑफ एविडेंस है, इसके अंदर दो बातें आ जाएगी। एडमिशन ऑफ फैक्ट है, इसके अंदर दो बातें आ जाएगी। एक तो बात ऐसी कि आप सिविल वाले मामलों के अंदर कुछ एडमिट करते हो, और एक बात ऐसी कि आप क्रिमिनल वाले मामलों के अंदर एडमिट करते हो। ठीक है, क्रिमिनल वाले मैटर्स के अंदर भी दो बातें होती है। एक तो आप अपराध के बारे में अपनी गलती स्वीकार करते हो कि आपने अपराध किया है, एक आप अन्य बात के बारे में कोई अपनी गलती स्वीकार करते हो। अगर क्रिमिनल मामलों के अंदर आप अपने अपराध को स्वीकार करते हो तो इसको कहा जाता है कन्फेशन। कन्फेशन यानी कि संस्वीकृति। ये वही संस्वीकृति है जिसके बारे में हमारा जो एविडेंस एक्ट है वो कुछ विशेष स्पष्ट धाराएं देता है, और वो धाराएं हैं आपके 24 से लेकर 30 तक। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो कन्फेशन सिर्फ अभियुक्त ही कर सकता है, जिस पर आरोप लगे हैं सिर्फ वही कन्फेशन कर सकता है। ठीक है, और अन्य कोई स्टेटमेंट है तो उसका प्रभाव ठीक वैसे ही होता है जैसे सिविल वाले मामलों का होता है। ओके, तो अब सिविल वाले मामलों के अंदर में देखो, एडमिशन ऑफ फैक्ट के बारे में बात की जाए ना, तो एडमिशन ऑफ फैक्ट का पूरा पोर्शन आपके सेक्शन 17 से लेकर 31 तक डील करता है। एडमिशन ऑफ फैक्ट तथ्यों को स्वीकृति करने के संबंध 17 से लेकर 31 तक डील करता है। ठीक है, और इसके बारे में जो नियम आता है 58, सेक्शन 58 सिर्फ इस हिस्से पर लागू होगा, इस हिस्से पर भी लागू नहीं होगा। 58 सेक्शन 58 अप्लाई ओनली इन सिविल मैटर्स। सेक्शन 58 जो है सिर्फ और सिर्फ इन सिविल मैटर्स में ही लागू होता है, अन्य मामलों के अंदर लागू नहीं होता है। ओके, लेकिन एडमिशन की जो परिभाषा है उसमें कन्फेशन भी आता है और ये भी आता है। ठीक है, तो 58 का पॉइंट समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया। लेकिन ये और ये अलग कैसे हैं, अब इस अवधारणा को समझना। देखो, आपने कोई भी फैक्ट बताया कोर्ट को, फिर उस फैक्ट को अगर वो एडमिटेड फैक्ट नहीं है या जुडिशली नोटिशेबल फैक्ट नहीं है तो आपको उसको साबित करना पड़ेगा। यस और नो? यस। जब साबित करना पड़ेगा तो आप उसको साबित करने के लिए सबूत पेश करोगे कोर्ट में। सबूत का मतलब होता है एविडेंस। आप वहां पर साक्ष्य पेश करोगे, हो सकता है आप गवाहों की टेस्टिमोनी कराओ यानी कि मौखिक साक्ष्य, ऑरल एविडेंस दो, या हो सकता है कोई दस्तावेज पेश करो। तो तथ्य को साबित करने के लिए एविडेंस पेश किए जाते हैं, या तथ्य को साबित नहीं होने देने के लिए सामने वाला कह रहा है उसके विरोध में उसको साबित नहीं होने देने के लिए एविडेंस पेश किया जाता है। तो एविडेंस या तो पॉजिटिव चीज के लिए या नेगेटिव चीज के लिए पेश किए गए। ठीक है, अब यहां पर आपको एक बात और समझनी है, इसका मतलब क्या होता है वो जानिए। जब कोर्ट के सामने एविडेंस पेश किए जाते हैं ना, जब कोर्ट के सामने एविडेंस पेश होते हैं, जब कोर्ट के सामने एविडेंस पेश होते हैं, ठीक है, तो कोर्ट सबसे पहले जो पहला जो टेस्ट करता है वो टेस्ट करता है रिलेवेंसी का। डायरेक्ट कभी भी एडमिशन तो होता ही नहीं है ना। पहला वो टेस्ट क्या करेगा, यानी कि स्टेप 1, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रक्रिया बता रहा हूं मैं आपको जो कोर्ट के अंदर परफॉर्म की जाती है। स्टेप 1, पहले कोर्ट चेक करेगा
कि वो रिलेवेंट है या नहीं है, यानी कि रिलेवेंसी का एक टेस्ट होगा, और ये जो टेस्ट होगा उसमें बकायदा आपके सेक्शन 5 से लेकर 55 तक की चीज़ें आती है। सर फिर एक कन्फ्यूज़न हो गया, बताओ क्या कन्फ्यूज़न है? सर कन्फ्यूज़न ये है कि आपने यहाँ लिखा कि रिलेवेंसी टेस्ट 5 से लेकर 55 तक होगा, ठीक है, और आप ये भी कह रहे हो कि एडमिशन ऑफ एविडेंस अलग चीज़ है और एडमिशन ऑफ फैक्ट अलग चीज़ है। तो आपने जो ये वाला सेक्शन यहाँ पर लिखा है 17 से 31, 17 से 31, ये भी तो इसी रेंज के अंदर आ रहा है, और जब ये इस रेंज में आ रहा है तो कैसे हो सकता है कि एविडेंस का एडमिशन और फैक्ट का एडमिशन अलग अलग हो? मेरे ख्याल से आपको ये डाउट ही समझ में नहीं आया होगा, पहले डाउट को समझो। हमने कहा एडमिशन ऑफ फैक्ट अलग चीज है, एडमिशन ऑफ एविडेंस अलग चीज है। ओके, फैक्ट को साबित करने के लिए या साबित नहीं होने देने के लिए एविडेंस पेश किए जाते हैं। जब एविडेंस पेश किए जाते हैं तो कोर्ट एक प्रक्रिया को फॉलो करता है, ठीक है, और प्रक्रिया में जो पहला टेस्ट होता है वो होता है रिलेवेंसी टेस्ट। ये चेक करना कि वो एविडेंस रिलेवेंट है या नहीं है। ध्यान से समझना, रिलेवेंसी टेस्ट करने के लिए सिर्फ ये देखा जाता है कि वो एविडेंस जो है वो उस तथ्य से संबंध रखता है कि नहीं रखता है, या वो एविडेंस इस तरीके का है क्या कि उस तथ्य को झुटला सकता है, उस तथ्य के साथ उसके तथ्य के होने या नहीं होने के बारे में बता कर सके। समझ रहे आप? तो रिलेवेंसी टेस्ट के लिए इन धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है। रिलेवेंसी टेस्ट एडमिशन वाली प्रक्रिया पूरी यही है ऐसा नहीं है, हमें समझना पड़ेगा। एविडेंस को रिलेवेंट करने के लिए हमें ये तो देखना पड़ेगा ना किस बात के लिए आप एविडेंस पेश कर रहे हो, क्या वो बात उस तथ्य से मैच है कि नहीं है, इसलिए उनका उपयोग किया जाता है। तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है यहाँ पर, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बड़ा स्पष्ट नियम है। चेक तो करना पड़ेगा ना। आप मान लो, सपोज करो कि आप अपने फ्रेंड के लिए एक ब्लेजर लेने जाते हो, है ना, ब्लेजर लेने जाते हो। एक चीज है कि आपका जो फ्रेंड है वो एल साइज का, सपोज करो कि एल साइज का, लार्ज साइज का जो है ब्लेजर पहनता है, ठीक है। अब आपका फ्रेंड लार्ज साइज का ब्लेजर पहनता है, ये हो गया एक रिलेवेंट फैक्ट, ठीक है। अब आप एविडेंस पेश कर रहे हो, मान लीजिए आप वो खरीदने जा रहे हो, आप वहां पर चेक करते हो तो आप देखते हो कि उसने पूछा, सेल्समैन ने पूछा कि सर आपके फ्रेंड की ब्लेजर कौन सी साइज के पहनते हैं वो। तो जब उसने सवाल पूछा तो मैं कहाँ जाना पड़ेगा, उस रिलेवेंट फैक्ट के पास जाना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि ब्लेजर की खरीदारी और उसकी जो उसकी साइज है पहनने की वो दोनों एक चीज़ें हो गई। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी ये बात लागू होगी कि रिलेवेंसी टेस्ट के लिए हम धाराओं का इस्तेमाल करते हैं, बट ये प्रक्रिया पूरी अलग है। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्रेंड, मतलब रिलेवेंसी टेस्ट में क्या होता है ये चेक किया जाता है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एकदम हिंदी के अंदर सामान्य भाषा में, क्या एविडेंस फैक्ट से संबंध रखता है, ये चेक किया जाता है, संबंध रखता है, और इसके लिए हमें रिलेवेंट फैक्ट पता होने चाहिए, और रिलेवेंट फैक्ट कहाँ पर है, 5 से लेकर 55 तक, ठीक है। अगला स्टेप, दूसरा जो इसमें स्टेप होगा वो ये होगा, दूसरा जो स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि इसके आधार पर इसका जो जजमेंट आएगा, निर्णय आएगा ना पहले वाले स्टेप का, उसके आधार पर कोर्ट दो में से कोई एक प्रोसेस करेगा। या तो वो उस एविडेंस को एडमिट करेगा, ठीक है, और या फिर उसको रिजेक्ट करेगा, अब लगा कि अगर ये फैक्ट रिलेवेंट ही नहीं है, यानी कि जो इररिलेवेंट फैक्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट हमने कल समझा था, जो इररिलेवेंट होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, वापस रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और अन्यथा उसको एडमिट किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, एडमिट से पहले भी आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। किन किन का? अब जो मैं कहने जा रहा हूं पूरा अटेंशन रखना। एक आपको ध्यान रखना पड़ता है सेक्शन 59 का, एक आपको ध्यान रखना पड़ता है सेक्शन 61 का, और एक आपको ध्यान रखना पड़ता है सेक्शन 65A का। आपको इन 3 सेक्शंस का ध्यान रखना पड़ता है जब बात आती है कि उस चीज को एडमिट करना है या नहीं करना है, ठीक है।
अभी 3 चीजें कौन सी है अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं, बट पहले समझ लो आप कि स्टेप 1 और स्टेप 2, हालांकि ये जो 3 चीजें है ना ये अपने आप में एक नया स्टेप बनाती है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो चीज है ये स्टेप 2 नहीं होके ये स्टेप 3 है, और ये जो तीनों को चेक करना है ना, ये वाला ये फंडा ये एक्चुअल में स्टेप 2 है। तो 3 स्टेप में आपकी पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, पहला, दूसरा और तीसरा। ये चेक करना रिलेवेंट है या नहीं है। अब जरा थोड़ा इसको और समझना है। देखो मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपने हो सकता है इस एंगल से इन चीज़ों को आज तक पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको शुरुआती स्टेज पर ये लग रहा होगा कि सर ये क्या चल रहा है, बट घबराओ मत, समझना इस एस्पेक्ट को। इन 3 नियमों के तहत हम ये चेक करेंगे वो एडमिट है या नहीं है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको उस सेक्शन पर। ये बात मैंने आपको इसलिए समझाई कि एडमिशन ऑफ फैक्ट अलग चीज होता है, एडमिशन ऑफ एविडेंस अलग चीज होता है। आइए जरा अब इसको थोड़ा सा साबित करते हैं। मेरी इस बात को मैं साबित कर रहा हूं। जरा एक सेकंड के लिए आप सेक्शन 136 पर आओ, धारा 136 पर आइए। हालांकि 136 वाला जो चैप्टर है कहां से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है, 135 से लेकर 166 तक, चैप्टर 10। अभी चैप्टर 10 का 136 अगर आप देखोगे ना तो क्या लिखा हुआ है, जज टू डिसाइड एज टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करता है। व्हेन आइदर पार्टी प्रपोज टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट, द जज मे आस्क द पार्टी प्रपोजिंग टू गिव द एविडेंस इन व्हाट मैनर, देखो समझना, अंडरलाइन करो इसको, इन व्हाट मैनर, किस तरीके से, द एलेज फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रिलेवेंट। मतलब उससे ये पूछा जाता है, ये पहला स्टेप आएगा, पार्टी से जानेगा कि किस तरीके से वो फैक्ट रिलेवेंट होता है। और तरीके कहां दे रखे हैं रिलेवेंसी के, रिलेवेंसी के तरीके कहां दे रखे हैं, सेक्शन 5 से लेकर 55 तक। इसीलिए हमने जो स्टेप 1 लिखा है वो क्या लिखा है, रिलेवेंसी टेस्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मन से नहीं लाया हूं मैं, ये बेरेट के लैंग्वेज से लेकर आया हूं, क्योंकि हमें पूरा अंदर घुसकर एविडेंस लॉ को समझना है। मैं इसलिए कहा ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पार्टी से पूछा जाएगा जो एविडेंस देना चाहती है कि भाई आप जो एविडेंस दे रहे हो वो रिलेवेंट किस हिसाब से है, रिलेवेंसी टेस्ट। एंड द जज, एंड के बाद दूसरी लाइन पढ़ रहा हूं मैं, एंड द जज शैल एडमिट द एविडेंस इफ ही थिंक्स दैट द फैक्ट इफ प्रूव वुड बी रिलेवेंट एंड नॉट अदरवाइज। अगर उसको लगता है कि रिलेवेंट हो सकता है तो वो उसको एडमिट करेगा, और लगता है कि नहीं हो सकता है तो उसको रिजेक्ट करेगा। आगे 2 बातें और लिखी हुई है। If the fact proposed to be proved is one of which evidence is admissible only upon proof of some other fact। कई बार क्या होता है, एक एविडेंस का जो सबूत है वो दूसरे फैक्ट पर डिपेंड करता है। जैसे विल एग्जीक्यूट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति की डेथ हुई है कि नहीं हुई है। तो पहले डेथ का सबूत देना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट कोर्ट में देना पड़ेगा, उसके बाद विल का सवाल डिसाइड किया जाएगा। अब डेथ सर्टिफिकेट दिया तो मान लो डेथ सर्टिफिकेट को पार्टी ने, सामने वाली पार्टी ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि साहब ये तो फर्जी है, फेक है, तो पहले उसको साबित करो कि डेथ सर्टिफिकेट है या नहीं है, उसके बाद में फिर विल को साबित करो। तो कई बार एक फैक्ट को साबित करना दूसरे फैक्ट के साबित होने पर निर्भर करता है, तो पहले आपको पहले वाला साबित करना पड़ेगा। द लास्ट मेंशन फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड, ये लॉजिकल बात है, बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द फैक्ट फर्स्ट मेंशन अनलेस द पार्टी अंडरटेक। अच्छा मुझे बताओ, जब तक वो डेथ को साबित नहीं करेगा तो पार्टी क्या विल के संबंध, अरे कोर्ट जो है वो क्या विल के संबंध में एविडेंस लेगी क्या, नहीं लेगी। कोर्ट कहेगी यार पहले डेथ को साबित करो, तुम लोग अभी तक ये भी श्योर नहीं हो कि डेथ हुई है कि नहीं हुई है, पहले तो ये मुझे कंफर्म करवाओ, डेथ के लिए सबूत। तो जब डेथ के सबूत दोगे तो मैं आगे बात करूंगा, तो ये चीजें रिलेवेंट हो जाएगी यहाँ पर। आप ऑब्जर्व करना, बहुत ही एकदम प्यारा कॉन्सेप्ट है ये 136 की लैंग्वेज का। तो एक फैक्ट जब दूसरे फैक्ट पर निर्भर करता है तो दूसरा वाला फैक्ट पहले साबित करना पड़ेगा, यानी कि दूसरे वाले फैक्ट के एविडेंस पहले आएंगे। नाउ इफ द रिलेवेंसी ऑफ वन एलिज्ड फैक्ट, सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूं इसी का मैं, इफ द रिलेवेंसी ऑफ वन एलिज्ड फैक्ट डिपेंड्स अपॉन अनदर एलिज्ड फैक्ट बीइंग फर्स्ट प्रूव्ड, द जज मे इन इट डिस्कशन आइदर परमिट एविडेंस ऑफ द फर्स्ट फैक्ट टू बी गिवन बिफोर द सेकंड फैक्ट इज प्रूव। अब देखो
पहले क्या लिखा हुआ है कि अगर फैक्ट जो आप प्रपोज कर रहे हो ऐसा फैक्ट है जिसके लिए आपको किसी अन्य को साबित करना जरूरी है, तब तो पहले अन्य को साबित करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ रिलेवेंसी की पॉइंट पर बात आ रही है तो दोनों में से किसी एक के बारे में जज कह सकता है कि चलो भाई उसका आप एविडेंस दे दो, है ना। एलेज्ड फैक्ट लिखा हुआ है, फैक्ट में और एलेज्ड फैक्ट में अंतर होता है। एक तथ्य यानी कि कोर्ट उसको मान चुका है कि हाँ भाई ये तथ्य तो मेरे केस में रिलेवेंट है। एलेज्ड फैक्ट में क्या होता है, एलेज्ड फैक्ट में अभी तक रिलेवेंसी टेस्ट नहीं हुआ है, ये जस्ट अभी कथित, ये अभी कथित बात है, एलेज्ड बात है कि साहब ऐसा हुआ होगा, है ना। जैसे मान लो वो विल का बात सवाल आया तो वो कह रहा है कि साहब या तो इनकी डेथ हुई होगी या ये घर छोड़ के चले गए होंगे। क्या कहा कि या तो इनकी डेथ होगी या फिर ये मतलब घर छोड़ के सन्यासी वन्यासी बन गए होंगे। अब कोर्ट दोनों में से किसी का भी सबूत मांगता है, कोर्ट कहता है चलो कोई बात नहीं, वो अपन कुल मिला के आप ये तो कंफर्म कर रहे हो ना कि वो व्यक्ति अब यहाँ पर अस्तित्व में नहीं है, सोशल स्टेटस में नहीं है, या कोई भी चीज हो गया, दोनों के एविडेंस, दोनों में किसी के भी एविडेंस मांग सकता है अगर कोर्ट को जैसा ठीक लगे। अब ये जो बात हमने पढ़ी है ये इसलिए हमने पढ़ी है ताकि हम एडमिशन ऑफ फैक्ट और एडमिशन ऑफ एविडेंस के बीच में अंतर को समझ सकें। एडमिशन ऑफ फैक्ट और एडमिशन ऑफ एविडेंस के बीच में डिफरेंस को जान सके, क्योंकि हमें ये जो बात है ना एडमिशन ऑफ फैक्ट वाली बात, आपको ये जो पास कोर्ट के पास जो पावर है वो सेक्शन 136 में, सेक्शन 136 में पावर ऑफ जज टू एडमिट। इसलिए मैंने आपको कहा कि एविडेंस की एडमिशिबिलिटी बिल्कुल अलग चीज हो गया, और जहां तक बात आ रही है तथ्यों की एडमिशिबिलिटी वो अपने आप में एक अलग पॉइंट है जो हो गया। ओके, अब बात करते हैं इनके संबंध में। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन मत रखना, अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। अब मैं इस एस्पेक्ट को थोड़ा और क्लियर कर रहा हूं, इस एस्पेक्ट को, ये जो पॉइंट हमने लिखा ना कि एडमिट करने का मतलब ये तीन बातें, अब इन तीन चीजों को समझना। एडमिशन ऑफ एविडेंस, एडमिशन ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेप हमारे सामने आ गया था, स्टेप 1 क्या था, रिलेवेंसी टेस्ट। फिर स्टेप 2 के अंदर बात हो रही थी कि इसको एडमिट करना है या रिजेक्ट करना है, और जब बात एडमिशन की आए तो यहाँ पर हमारे सामने 3 पॉइंट बन रहे थे। अब उन 3 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। वो 3 पॉइंट कौन कौन से होंगे, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा 3 पॉइंट है। पहला जो पॉइंट होगा इसके अंदर वो है आपकी सेक्शन 59, दूसरा है सेक्शन 61 और तीसरा है सेक्शन 65A। ध्यान रखना इसका आपस में संबंध होता है। क्या संबंध होता है समझना। ये तो हमने कल पढ़ा लास्ट एपिसोड में कि एविडेंस जो है वो 2 तरह के हो गए, एक तो मौखिक साक्ष्य और एक दस्तावेजी साक्ष्य। तो मौखिक साक्ष्यों का क्या कैसे एडमिट किया जाता है ये बात आपके सामने यहां पर आएगी। ऑरल एविडेंस के संबंध में जो नियम है वो आपको 59 में दे रखा है। देखो मैं आपको मेन मुख्य नियम बता रहा हूँ, मेन नियम कहाँ दे रखा है 59 में। वहीं दूसरी तरफ 61 की बात करें तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उनके बारे में नियम आपको यहां मिलेगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उनके बारे में नियम आपको 65A में मिलेगा। 3 बातें हमारे सामने, अच्छे से ऑब्जर्व करो इस बात को। तीन बातें हमारे सामने यहां पर आ रही हैं। पहली बात हो गई ऑरल एविडेंस, दूसरी बात होगी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तीसरी बात होगी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ये हमने पढ़ा 3 तरह के एविडेंस होते हैं। अब ये तीनों सेक्शन में आपके सामने रीड आउट करके बता रहा हूं, ये आपको आज ही याद करना है। देखो सेक्शन 136 का जो चार्ट है ना वो बहुत लंबा जाएगा और ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। सेक्शन 136 का चार्ट बहुत लंबा जाता है, हम लोग कभी भी 136 में जाते ही नहीं है।
डायरेक्टली कभी नहीं जाते, बट अब जाना है। आप सीधा पहले मुद्दा उठाओ 136 का, क्योंकि 136 से ही वो 3 मेन सेक्शन, की सेक्शन आपके सामने खुलेंगे जो एविडेंस एक्ट की स्ट्रक्चर आपके सामने रखते हैं। देखो आइए जरा 59 को स्टडी करते हैं। सेक्शन 59 पे आ जाओ। 136 के आप एग्जाम्पल पढ़ोगे, ध्यान रखना, ओके, इसको अच्छे से कवर करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। देखो 59 में क्या लिखा हुआ है, ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। दो चीजों को छोड़ दो आप, डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को और साथ ही साथ दूसरा क्या था, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के कंटेंट्स को। इन दोनों चीजों को छोड़ दो, बाकी सारी चीजें ओरल एविडेंस के माध्यम से प्रूफ हो सकती है। दो चीजें कौन कौन सी छोड़नी है हमें, एक्सेप्ट कंटेंट्स, किसका, किसी दस्तावेज का, डॉक्यूमेंट का, या फिर कंटेंट, कंटेंट यानी कि अंदर लिखी हुई अंतर्वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ई रिकॉर्ड, इन दोनों को छोड़ दिया जाए, इन दोनों को क्रॉस लगा दिया जाए, तो बाकी सारी चीजें ओरल एविडेंस के माध्यम से प्रूफ हो सकती हैं। और 59 का जो नियम होता है वो नियम आधारित है सेक्शन 60 पर, और सेक्शन 60 सिर्फ एक बात कह रहा है कि जो ओरल एविडेंस होने चाहिए वो प्रत्यक्ष होने चाहिए। 59 और 60 याद कर लीजिएगा, 59 और 60 जो है उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये तीन एस्पेक्ट यहां पर बन रहे हैं हमारे सामने। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं एडमिशन के बारे में, ठीक है, एडमिशन के बारे में पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा 59। अब आइए जरा 61 पर, आप चाहे तो 60 भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। 60 क्या लिखा हुआ है, ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, oral evidence must in all cases whatever be, that is to say if it refer to a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who say that he saw it। यानी कि ऐसा शख्स जो कोई विटनेस कोर्ट में कहता है कि हाँ मैंने देखा, तो ये उसी के द्वारा होना चाहिए, वो गवाह वही होना चाहिए जिसने वास्तविकता में उस घटना को देखा है, या फिर सुना है तो उसने खुद ने उसको सुना है, या इफ इट रेफर टू फैक्ट विच कुड बी परसीव बाय एनी अदर सेंसेस। देखो आंख, कान या अन्य कोई भी इंद्रिया उसके माध्यम से हो रखी है, तो उसके द्वारा वो परसीव्ड की गई हो, देखी गई हो, तभी वो डायरेक्ट कहलाएगी। और इफ इट रेफर टू एन ओपिनियन और द ग्राउंड ऑन विच दैट ओपिनियन इज हेल्ड, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ द पर्सन हु होल्ड दैट ओपिनियन। अगर बात आती है ओपिनियन की, तो ओपिनियन ऐसे व्यक्ति की होनी चाहिए जो खुद उसको होल्ड करता है। अगर मैं ये कहता हूं कि मिस्टर ए का ये मानना है कि ये जो टेबल है वो इस तरीके से होनी चाहिए, नहीं, मिस्टर ए का मानना है तो मिस्टर ए खुद आके कोर्ट में कहे कि मेरा ये मानना है, मेरी ये ओपिनियन है, तब वो डायरेक्ट मानी जाएगी। और प्रोविजो में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स एक्सप्रेस इन अ ट्रीटीज कॉमनली ऑफर्ड फॉर सेल एंड द ग्राउंड ऑन विच सच ओपिनियन आर हेल्ड मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ सच ट्रीटीज। अब मान लीजिए कोई आपके विक्रय के संबंध में आपने कोई अभी इस तरह से कर रखा है, संविदा बना रखी है, उसके रिगार्डिंग किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन है। जैसे उदाहरण लेते हैं, मैंने एक प्रॉपर्टी सेल करने के बाद डिसाइड किया, कोई मिस्टर अमन नाम का शख्स था, वो रेडी हो गया उसको खरीदने के लिए, तो मैंने और अमन ने मिलके बेचने खरीदने का मानस बना दिया, सेल डीड होगी। अब बताया कि भाई प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कितना होना चाहिए, तो हमने एक एक्सपर्ट को चुना जो इस मामलों के अंदर एक एडवोकेट था और रात दिन इसी मामले में डील करता है, तो हमारे अकॉर्डिंग वो एक्सपर्ट हुआ। तो एक्सपर्ट की ओपिनियन हमने लिख दी कि अकॉर्डिंग टू हिम जो इसका वैल्यूएशन आ रहा है इस प्रॉपर्टी का वो इतना आ रहा है, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें परफॉर्म करके हमको बताई एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन, तो डॉक्यूमेंट में लिख दिया। तो अगर आप उस एक्सपर्ट की ओपिनियन को प्रूफ करना चाहते हो तो एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा क्या? ऐसे केस में एक्सपर्ट को बुलाने की जरूरत नहीं, आप तो बस वो डॉक्यूमेंट पेश कर देना, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आप दोनों के एग्रीमेंट से बना है। समझना इस प्रोविजो का मतलब क्या हुआ। सेक्शन 60 बड़ा इंटरेस्टिंग है, छोटा मोटा सेक्शन नहीं है ये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन को, एक्सपर्ट की ओपिनियन भी सारे केसेस में नहीं, एक आएगा हमारे पास सेक्शन 45 से लेकर 51 तक ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, जिसमें एक्सपर्ट की ओपिनियन भी शामिल है, वहां पर अलग तरीका दे रखा है। सारे एक्सपर्ट की नहीं, उस एक्सपर्ट की ओपिनियन जिसके संबंध में आप कोई ट्रीटी करना चाहते हो, ट्रीटी बोले तो कोई एग्रीमेंट करना चाहते हो,
तो ऐसे केस में अगर आप वो ट्रीटी का डॉक्यूमेंट भी कोर्ट में पेश कर दोगे ना, तो ये भी माना जा सकता है कि एक्सपर्ट ने ये ओपिनियन दी होगी. ओके, may be proved by the production of such treaty if the author is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence or cannot be called as a witness without an amount. अब ये जो प्रोविजो है ना, इसके साथ में लिख लीजिए रीड विथ सेक्शन 32/33 लिखो. इस प्रोविजो के साथ में लिख लो रीड विथ सेक्शन 32 और 33, और 32 के साइड में जाके लिख लेना रीड विथ सेक्शन 61 प्रोविजो. सेक्शन 32 है ना, उसके साइड में लेफ्ट में जहां पर भी मार्जिन दिखे आपको, वहां पर जाके सिंपली एक अटका दो. अटकाने का मतलब वहां पर जाकर सिर्फ एक रेफर दे दो कि रीड विथ सेक्शन कौन सा हमारा 61 प्रोविजो, और यहां पर लिख लो रीड विथ सेक्शन 32. अब ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आपके सामने शब्द आए ना, कौन कौन से, डेड है, मर गया है, कैन नॉट बी फाउंड है, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस है, कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस है. ये जो 4 ग्राउंड है, डेथ हो जाना, कैन नॉट बी फाउंड होना, इनकेपेबल होना, या कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस विदाउट अनड्यू डिले या अनरीजनेबल डिले, ये 4 के 4 ग्राउंड 32 और 33 के भी है. कॉमन लिंक है दोनों के अंदर, इंटरसेक्शन लिंक है यहाँ पर 60 के इस प्रोविजो के अंदर. अगर वो एक्सपर्ट जिंदा है तब तो एक्सपर्ट को लाएंगे अपन, लेकिन एक्सपर्ट मर गया है या इनकेपेबल हो गया है या मिल ही नहीं रहा है या फिर उसको बुलाने में बहुत टाइम का वेट करना पड़ेगा, तो ऐसे केस में उस ट्रीटी की कॉपी कोर्ट में पेश कर दो, काम चल जाएगा, उसका एविडेंस मान लिया जाएगा. सेकंड प्रोविजो, ये याद रखना 32 पढ़ते समय वापस रिकॉल होगा ये सारा मामला. देखिए, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ ऑरल एविडेंस रेफर टू द एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल थिंग, अगर आपका जो मौखिक साक्ष्य है किसी तात्विक चीज के होने या उसकी स्थिति के बारे में बात कर रहा है जो डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट के अलावा, द कोर्ट में थिंक फिट रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ सच मटेरियल फॉर इंस्पेक्शन. अगर आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात करो, जैसे आप कह रहे हो कि हाँ सर उनके घर पर जब मैं महिला के घर पर गया था तो मैंने देखा था कि इनका जो पुश्तैनी घड़ा है वो इनके घर पर था, मतलब बात ही आई कि वो लीगली वेडेड वाइफ है या नहीं. समझना, कई बार मुद्दे कहां से कहां चले जाते हैं. एक पत्नी ने आरोप लगाया कि मैं उसकी पहली लीगली वेडेड वाइफ हूं, ठीक है, उस परिवार की पहली बहू मैं हूं, इसलिए दूसरी शादी नहीं कर सकता. वो परिवार मना कर रहा है कि हमने तो कभी इसे शादी की नहीं. तो फिर कोई ऐसा व्यक्ति को बुलाया गया, वो व्यक्ति कहता है कि हाँ जब साहब इस महिला के घर पे गया था मैं, तो मैंने देखा था कि वो जो उनका जो पुश्तैनी घड़ा है ना, जिस परिवार के बहू होने का ये दावा कर रही है, उस परिवार का एक पुश्तैनी जो घड़ा है वो इसके घर पर था, ये मैंने देखा था. अब घड़े होने का बहुत तात्पर्य निकलता है, घड़ा उनके घर पर कैसे गया? अगर वो बहू नहीं थी तो उनका पुश्तैनी घड़ा उनके पास कैसे गया? घड़ा हो या कोई भी चीज हो. तो इस महिला के घर पर उस परिवार की एक ऐसी चीज, ऐसी यूनिक चीज अगर मिल रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि उस परिवार का और इस लड़की का, इस महिला के बीच में कोई कनेक्शन हो, एक लिंक स्टैब्लिश हो सकता है. इसका गवाह वो व्यक्ति बन सकता है. अभी सेकंड प्रोविजो कह रहा है कि अगर आप किसी ऐसी चीज के बारे में जो डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी बात कहते हो, तो कोर्ट ये कह सकता है कि उस चीज को कोर्ट के अंदर पेश किया जाए. यानी कि यहां पर कोर्ट जो है वो उससे वो घड़ा कोर्ट के अंदर मंगवा सकता है. इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना. कई बार हमें लगता है कि सर ये जो एग्जाम्पल ये तो हाइपोथेटिकल है. अरे कई बार ऐसे एग्जाम्पल बनते हैं, कई बार ऐसे कोर्ट के अंदर इस तरह के हालात बनते हैं कि हम तो सोचते नहीं कि ऐसा भी मुकदमा आ सकता है, और आता है. ओके, अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज़पेपर की घटना पढ़ रहा था. उसकी घटना में ये था कि एक पिता जो हैं वो पिछले 20 सालों से उसके जो पुराना वाला घर था वहाँ पर डेली सुबह शाम एक टिफ़िन लेके जाता है, बड़ा टिफ़िन जिसमें खाना वाना था, लेके जाता है और वापस आता है. लोगों को संचय हुआ कि यार ये क्या करता है. वहाँ पुराने रहता तो ये दूसरी जगह पर है, सरकारी क्वार्टर में रह रहा है वहाँ पर जहाँ पर उसकी नौकरी है, तो फिर ये वहाँ पर क्यों जाता है, पुराने वाले घर के अंदर बंद घर में क्यों जाता है. बंद घर था, बाहर से लॉक लगा था. तो पता चला जब किसी ने शिकायत की, पुलिस आई, वो लॉक तोड़ा गया, तो पता चला उसमें 3 लोग थे, तीनों भाई बहन थे.
जो पिछले 20 साल से उस घर के अंदर एकदम बंद होके रह रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी उनके मतलब इस तरह से बियर्ड दाढ़ी वाड़ी हो गई, बाल इतने बड़े बड़े हो गए, वो उस कमरे से बाहर नहीं निकले 20 साल से। उसी कमरे के अंदर वहीं पर खाना भी वहीं पर सब कुछ हो रहा है। एकदम अघोरी कैसे होता है, अघोरी सुना है आपने, एकदम बाबा टाइप का, जो जंगलों के अंदर ऐसा रहता है, उसकी दाढ़ी के अंदर मतलब कचरा अटका रहता है, बालों के अंदर कचरा अटका रहता है। वो 3 भाई बहन वहां पर रह रहे थे। जब केस की पड़ताल हुई तो पता चला कि 30 साल पहले उनकी माँ की, यानी कि उस आदमी की जो टिफिन लेकर था उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। और ये जो तीनों बच्चे थे उसमें एकदम सदमे में चले गए, सदमे में चले गए। हालांकि उस पिता का और भी कुछ कहना था, लेकिन सदमे में चले गए। और 20 साल से ये रियलिस्टिक है इसका। तो एक्चुअली जब वीडियो देखा ना तब पता चला कि वाकई में ऐसी घटना है। आप और मैं कभी नहीं सोच सकते कि हमारे गली में या जहाँ से हम गुजरते वहाँ पर कोई ऐसा बंद मकान है, बंद मकान के अंदर कोई जिंदा इंसान इस तरह से रह सकता है, बट ऐसा भी होता है। तो कोर्ट के अंदर कई बार कैसे मामले आते पता नहीं चलता है। उस पिता ने ये दोष लगाया उसकी वाइफ के परिवार वालों पर कि साहब इन्होंने कुछ जादू टोना वोना करवा दिया बच्चों के ऊपर, और बच्चे 20 साल से घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहते। होता है ऐसा कई बार, माइंड के अंदर कोई साइकोलॉजी घुस जाती है ना, तो फिर वो अपना आप में एक फोबिया क्रिएट कर लेती है किसी चीज़ के प्रति, है ना। और फिर वो बंदा उस फोबिया से कभी बाहर नहीं निकल पाता, कभी बाहर नहीं निकल पाता, भले वो सच बात हो या नहीं हो। तो कोर्ट के अंदर भी इस तरह के मामले मैटर्स है जो कई बार आया करते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि एक तो सेक्शन 60 के 2 प्रोविजो है। पहला जो प्रोविजो है वो सेक्शन 32 से कनेक्ट होगा। अगर कोई एग्रीमेंट के तहत कोई ट्रीटी हो रही है, ट्रीटी के अंदर कोई एक्सपर्ट की ओपिनियन है और वो एक्सपर्ट मर चुका है, नहीं पाया जाता है, या इनकेपेबल हो गया, असक्षम हो गया है, या फिर उसको पेश करने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी, तो उस केस में वो ट्रीटी को पेश करके भी उसको साबित किया जा सकता है। खैर, ये बात हम कर रहे थे ऑरल एविडेंस के संबंध में। ऑरल एविडेंस के संबंध में ये हमारी बात चल रही थी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि ऑरल एविडेंस के संदर्भ में हमें 3 चीज़ों को याद रखना है। 3 चीज़ें कौन कौन सी होगी? देखो, एक तो होगा आई, दूसरा होगा ईयर, और तीसरा क्या हो जाएगा इसके अंदर? अदर सेंसेस, अन्य इंद्रियां, अदर सेंसेस। और एक पॉइंट इसमें और था, और चौथा पॉइंट ये था, अगर कोई ओपिनियन का ग्राउंड है जो कि रिलेवेंट है, तो पर्सन वो होल्ड दैट ओपिनियन ऑन दोज ग्राउंड। अगर किसी भी ओपिनियन के बारे में या उसके ग्राउंड के बारे में बात आ रही है, इट मस्ट बी प्रूव द एविडेंस, यानी कि उसी व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। यानी कि देखने की बात होगी, सुनने की बात होगी, सेंसेस की बात होगी। और इसमें एक और वर्ड अपन ऐड करेंगे, डायरेक्ट ओपिनियन। मतलब जिस व्यक्ति ने ओपिनियन दी है उसी व्यक्ति को कोर्ट के अंदर बुलाया जाए। ये 4 बातें आपके सेक्शन 60 में आती है, जो कि 59 को सप्लीमेंट करता है। सेक्शन 60 क्या करता है? 59 को जो है सप्लीमेंट करता है। अब इसके आगे और बढ़ते हैं अपन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के संबंध में। हालांकि आपको याद हो तो हमने इससे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के संबंध में कुछ नियमों को याद करने की कोशिश की थी। मैंने आपको बताया भी था कि 59 और 60 के साथ में जो सेक्शन साथ साथ पढ़ने चाहिए उनमें आपके आएगा 118 से लेकर 134 तक और 135 से लेकर 166 तक। ये प्रावधान सीधे एविडेंस एक्ट के डायरेक्टली इससे कनेक्टेड होते हैं, इससे कनेक्टेड होते हैं, इस डायरेक्टली एविडेंस से। ठीक है, बाकी ये एस्पेक्ट अभी तक हमारा पेंडेंसी में रहेगा। इसके बारे में और भी मुझे चर्चा करनी है, क्योंकि आज का समय हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको पूरा डिस्कस करने वाला हूँ मैं। ऑरल एविडेंस के बारे में आज आप अच्छे से स्टडी करना। देखो, हमें एविडेंस एक्ट करते समय कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें उस एक्ट के एक एक हिस्से को, एक एक पार्ट को समझना है। क्लियर है? ठीक है, ये कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।